दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एफोरिज्म 6 को उसके फुट नोट के साथ डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर को समझा, जो अवेयर होना चाहिए फ्यूटाइल थिंकिंग से, ट्रांसुडेंटल स्पेकुलेशंस को समझा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर फिजिशियन अनप्रिजुडाइज्ड हो जाएगा तो फिर उसकी पावर ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी मरीज को देखने की। तो इस तरह से हम लोगों ने एफोरिज्म 6 को समझा। उसके बाद वो पेशेंट की एक बीमारी की इमेज तैयार कर लेगा, जिसमें वो उसके अटेंडेंट्स से भी सारी चीज़ों को पूछ करके जो इमेज तैयार करेगा। फिर एफोरिज्म 6 के फुटनोट में हम लोगों ने देखा कि उस पिक्चर को उसके हिडन इंटीरियर के साथ हमको मिलाना है और तब फिर हम उसको प्रिस्क्रिप्शन करना है। और हमने इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा कि अगर फिजिशियन के अंदर एरोगेंस होगा तो फिर वो इस हिडन इंटीरियर को उसकी जो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड इमेज है उसके साथ वो मैच नहीं कर पाएगा और वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होगा और मरीज़ भी फिर उससे ठीक नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एफोरिज्म नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसको भी हम 2 से 3 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हनीमैन सर ने इसमें हमको क्या बताया है। दोस्तों, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिन बीमारियों में जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है उस बीमारी के, अगर उनको हटा दिया जाए तो फिर वो बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग इंडिस्पोजिशन कहते हैं। तो आज के इस एफोरिज्म में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस मौसम में कई सारे पेशेंट हमारे पास होते हैं जो आते हैं कि हमको स्किन पे ड्राइनेस हो गई है और वो कैप का यूज़ करते हैं सिर पर, और उसकी वजह से उनको थोड़ा डैंड्रफ और ईचिंग की प्रॉब्लम सिर में हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि ये हमको किसी तरह की कोई डिजीज़ हो गई है। लेकिन जब इसमें हम बताते हैं कि आप जो है सिर में ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, और स्किन पर कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, तो जब वो इस ऑयल को अप्लाई करते हैं तो फिर उनकी बीमारी ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसको हम लोग इंडिस्पोजिशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसको कि जो उसका एक्साइटिंग कॉज है या मेंटेनिंग कॉज है उसको हटाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उसके लिए हनीमैन सर ने हमको अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिस्पोजिशन को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इंडिस्पोजिशन क्या होता क्या है। तो इसमें हनीमैन सर हमसे कहते हैं कि नाउ इन अ डिजीज़, कोई एक ऐसी बीमारी को लेकर पेशेंट आया है कि नाउ एज इन डिजीज़ फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज़ टू बी रिमूव्ड, यानी कि कोई ऐसा एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज उसमें रिमूव करने के लिए नहीं है ऐसी बीमारी में। तो इसको फिर वो हनीमैन सर फुटनोट में डिटेल में हमको बताते हैं कि फिजिशियन जो अनप्रिजुडाइज्ड है, अब वो फिजिशियन इंटेलिजेंट हो गया है, यानी कि उसने जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है उनको पहले ही हटा दिया है। तो कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट, यानी कि जो कारण है वो जहाँ पर एग्जिस्ट करता है उस कारण को फिजिशियन ने पहले ही हटा दिया है। तो इसको वो कुछ एग्जांपल्स देके हमको समझाते हैं कि ऐसी क्या बीमारी हैं जिनमें कि हम कारण को हटा देंगे और वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो ऐसी डिजीज़ को वो कहते हैं कि द इंडिस्पोजिशन देयर अपॉन जनरली सीजेज स्पॉन्टेनियसली, कि अगर हम उसके कारण को हटा देंगे तो फिर वो जो डिजीज़ है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो उसमें पहला एग्जाम्पल बताते हैं, ही विल रिमूव फ्रॉम द रूम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स विच हैव टेंडेंसी टू कॉज सिनकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग्स, यानी कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्होंने कोई भी फ्लावर की स्मेल को सूंघ लिया या कोई भी परफ्यूम उनको लगा लिया तो उनके अंदर सिनकोप यानी बेहोशी जैसी स्थिति उनकी हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि बेहोशी हो गई है और वो उसने कोई स्ट्रॉन्ग फ्लावर की स्मेल को या कोई परफ्यूम को सूंघ लिया है, तो पहले हमको उस परफ्यूम से उसको दूर रखना होगा। उस जिस रूम में वो रह रहा है उस रूम से उस फ्लावर को हमको हटाना होगा, जिससे कि उसकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। तो ऐसी अगर पोजीशन है तो इसको इंडिस्पोजिशन कहते हैं कि ये केवल कारण को हटाने से ही उसकी बीमारी फिर वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आँख में कोई पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल चला गया है, इसकी वजह से उसको सूजन आ गई है या उसको रेडनेस आ गई है, तो उसके लिए कहते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी दैट एक्सट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, यानी कि
आँख में जो सूजन आ गई है उसके लिए कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो पहले उस फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना होगा, उसके बाद ही फिर उसकी आँख का वो इन्फ्लेमेशन ठीक होगा। अगर वो पार्टिकल लगा रहेगा, हम कितनी भी मेडिसिन उसको देंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्टिकल को हटाने के बाद वो इन्फ्लेमेशन फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसको हम स्पॉन्टेनियस ली वो ठीक होगा, इसको हम इंडिस्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं लूजन द ओवर टाइट बैंडेज ऑन ए वुंड लिम्ब दैट थ्रीट टू कॉज मॉर्टिफिकेशन एंड अप्लाई अ मोर सुटेबल वन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब उनको कोई चोट लग जाती है तो वो क्या करते हैं कि उस पैर को बहुत टाइटली बांध लेते हैं, और ऐसा करने से उनका जो सर्कुलेशन है वो बैक सर्कुलेशन यानी कि हार्ट को जो खून वापस जाना होता है वो नहीं जा पाता है, और ऐसी स्थिति में उनकी डेथ भी हो सकती है। तो हमको देखना है कि पेशेंट ने कोई इस तरह का काम तो नहीं किया है, और अगर किया है तो हम उसको जो है जो बैंडेज है उसको लूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर वो पेशेंट ठीक होने लगेगा। तो पहले हमको उस कारण को उठाना है, और ये बीमारी उस कारण को उठाने के बाद ही फिर वो ठीक होने लगेगी। हालांकि इस वुंड के लिए फिर हमको उसको मेडिसिन देनी होगी। उसके बाद लिखते हैं ले बेरे एंड पुट लाइगेचर ऑन वुंड आर्टरी दैट प्रोड्यूस फेंटिंग। यानी कि अगर उसने कोई ऐसी आर्टरी को बांध लिया है जो उसको फेंटनेस करती है, यानी कि उसको जो मूर्छा की स्थिति में अगर वो आ जाएगा, तो हमको उसके जो लाइगेचर है उसको हटाना होगा और उसको लिटाना होगा। लिटाने से उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर वो ठीक होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं कि एंडेवर टू प्रमोट द एक्सपेल्शन बाय वोमिटिंग ऑफ बेलेडोना बेरीज एटसेट्रा दैट मे हैव बीन स्वालोड। ये एक एग्जांपल देते हैं कि उसने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को टेकअप कर लिया है। ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं पेस्टिसाइड्स और केमिकल का वो खेतों में यूज़ करते हैं, तो जब उनको कोई स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस में उसका सेवन कर लेते हैं, उसको पी लेते हैं, और फिर उनको वो तकलीफ़ होती है। तो उसको वोमिटिंग बार बार उसको वोमिटिंग करा के उसको रिमूव करना होगा। यानी कि इस चीज़ के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको देने से वो ठीक होने लगे, सिवाय इसके कि उसको वोमिटिंग करा के उस सब्सटेंस को जो पॉइजनस उसने टेकअप कर लिया है उसको हम लोग पहले बाहर रिमूव कराएं, उसके लिए उसको वोमिटिंग्स कराएं। तो ज़्यादातर ये केसेस हॉस्पिटल्स में होते हैं और हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और उसमें फिर उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती जिससे वो वोमिटिंग उनको क्रिएट हो और बहुत ज़्यादा उनको वोमिटिंग्स हो। इसमें ज़्यादातर कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं, कैस्टर ऑयल से उसको वोमिटिंग कराते हैं, फिर वो उसका जो पॉइजनस केमिकल है वो बाहर निकलता है। उसके बाद लिखते हैं एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंस दैट मे हैव गॉट इनटू द ओरिफिस ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी की जो ओपनिंग्स हैं उन ओपनिंग्स में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, जैसे कि नोज़ है, गलट है, ईयर्स हैं, यूरिथ्रा है, रेक्टम है, वेजाना है, ये सब ऐसी ओपनिंग्स हैं, इनमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है, और जब तक ये पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा तब तक फिर वो ठीक नहीं होगा। एक मेरे पास बच्चा आया था, उसने उसकी नोज़ में ये जो थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो टॉयज़ वगैरह और पैकिंग के समय आती हैं, ये उसकी नाक में चली गई, और उसने जब इनहेल किया, सांस ली, तो वो और डीप अंदर तक चली गई और वो उसको बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। तो जब वो बच्चा आया तो मैंने उसको फिर ईएनटी सर्जन के पास रेफ़र किया, और उन्होंने उसको पार्टिकल को बाहर निकाला, क्योंकि ईएनटी सर्जन स्पेशलिस्ट हैं, वो इन कामों को डेली करते हैं और उनके पास इसको निकालने के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो फिर उन्होंने उसको निकाला और उस तरह से उसकी जान बची बच्चे की, अदरवाइज़ उसको सफोकेशन से उसकी डेथ भी हो सकती थी। तो हमको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या चीज़ हम लोगों को रेफ़र करनी होती है। उसके बाद लिखते हैं क्रश द वेसिकल कैलकुलस। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को ब्लैडर में कैलकुलस है, यानी कि स्टोन है, और वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमको उसको ऐसी दवाई देनी है जिससे कि वो वेसिकल क्रश हो जाए, यानी कि वो टूट जाए और फिर वो उसको तकलीफ़ ना हो। कई बार क्या होता है कि लोग जो है उन वेसिकल्स की जो कैलकुलस हैं वेसिकल में या यूरेटर में या किडनी में, उनकी सर्जरीज़ कई बार करा चुके होते हैं, लेकिन बार बार उनको स्टोन बन जाता है। तो फिर ये डिज़ीज़ है, इसको फिर हम लोग अपने हिसाब से मेडिसिन देते हैं जिससे कि उसकी जो टेंडेंसी है स्टोन बनने की वो ख़त्म होती है, तब फिर वो जा कर के ठीक होता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी बीमारियां जिनमें की एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज को हमने हटा दिया है और फिर भी वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिखते हैं ओपन द इम्परफोरेटेड एनस ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट एट्सेट्रा। ये एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ
तो उसमें कॉन्जेनिटली जो एनस की ओपनिंग है वो नेचर ने उसको नहीं बनाई, और इसकी वजह से उसको स्टूल पास नहीं होगा और उसका वो सारी चीज़ें खाना पीना सब उसका डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसा एक केस मेरे पास आया था जिसको कई सारे डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई थी, लेकिन उनको लगा कि क्या कोई ऑप्शन होम्योपैथी में भी हो सकता है। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको एम्स में रेफ़र किया, और एम्स में उनकी सर्जरी हुई उस बच्चे की, जो कि उस समय शायद 10-12 दिन का ही था, वो 15 दिन का। तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो जब उसकी सर्जरी की गई तो फिर उसकी एनस की ओपनिंग को तैयार किया गया और वहाँ पर उसकी एनस बनाया गया, तब फिर उसकी सारी चीज़ें ठीक हुई। वो पेशेंट मेरे पास अभी भी आते हैं बीच बीच में, उनको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाए या कोई तकलीफ़ हो जाए तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो अभी चल रहे हैं, बच्चा है अभी 6 साल का, 5-6 साल का है। तो इसके बाद जब उसका ऑपरेशन हो गया, वहाँ पर सर्जन ने उसकी एनस ओपनिंग बना दी। अब उसको हम अपनी दवाइयों से मैनेज करते हैं, उसकी सारी चीज़ें जो भी तकलीफ़ उसको आती है उसके लिए हम उसको दवाई देते हैं, तो फिर वो ठीक चल रहा है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें कि ये एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज को हटाने के बाद वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसको हम इंडिस्पोजिशन कहते हैं। तो इस सारी टीचिंग्स में हनीमैन सर हमको बेसिकली एलर्जीज़ को बताना चाहते हैं कि एलर्जीज़ क्या होती हैं। कई सारे पेशेंट हैं इस समय, जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो ग्लूटेन एलर्जी के केसेस आते हैं। तो ग्लूटेन एलर्जी में भी उनका वीट बंद हो गया है और उसके बावजूद भी उनको तकलीफ़ें बनी हुई हैं पेट में। तो फिर हम उसको जिस तरह से हम लोग होम्योपैथी में इलाज देते हैं, उनको इलाज देते हैं, फिर वो उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो गेहूँ भी अपनी लाइफ में खा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये हनीमैन सर की टीचिंग से एलर्जीज़ को समझते हैं। उन्होंने सर्कुलेशन को समझाया, बताया कि सर्कुलेशन है, पूरे जो ओपनिंग्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को समझाया, किस तरह से उसको हम लोग ओपनिंग्स को, जो बॉडी की ओपनिंग्स हैं उनमें कोई अगर फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो किस तरह से उसको हमको मैनेज करना है। तो उसके बाद दोस्तों अगर कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनमें कि हमने इस एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज को हटा दिया है, उसके बावजूद भी उसको बीमारी बनी हुई है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मियाज़्म के लिए हनीमैन सर कहते हैं कि उसके मियाज़्म को हमको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मियाज़्म को डिस्कस करेंगे, जो एफोरिज्म नंबर 7 की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।